बात करेंगे नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, जिसमें कंपाउंड का फॉर्मूला प्रभावित होगा, यानी कंपाउंड का फॉर्मूला ही एक्चुअली चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह के जो डिफेक्ट है वो किनके द्वारा दिखाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करो। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में आपने टाइप्स ऑफ हाइड्राइड पढ़े थे। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड में भी आपने पढ़े थे नॉन स्टीशियोमेट्रिक हाइड्राइड, वो भी यहाँ पे चलते हैं, वो भी यहाँ पे चलेंगे। तो नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पॉइंट नंबर 1 ये है, सबसे पहली बात मुझे ये जाननी है कि इस तरह के डिफेक्ट किनके अंदर अराइज होते हैं। इस तरह के जो डिफेक्ट हैं ये उनके अंदर अराइज होते हैं जो जनरली हमारे किसको दिखाते हैं, जो फॉर्मूले को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जिनमें फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाता है। नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे दो तरह के हुआ करते हैं बेटे। एक होता है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब जिसमें मेटल थोड़ी सी एक्सेस हो जाती है कंडीशनली, कैसे कैसे होती है वो हम बात करेंगे अभी आपसे। और दूसरा वाला होता है बेटे हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब इसमें क्या होता है मेटल में कमी होती है, मेटल की कमी हो जाती है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट बेटे दो तरीके से अराइज होगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से अराइज होगा। कब अराइज होगा बेटे? एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएगा ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। हाँ बेटे, ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसी, मतलब जब एक केस में एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा गया है इसमें से क्वेश्चन, हालांकि बनता एक ही नंबर का है बट पूछ लिया जाता है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। और जो बेटे अगला वाला है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। देखो, एक बार जब एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है तो कैटायन एक्सेस हो जाते हैं, यानी मेटल एक्सेस हो जाते हैं। एक बार में कैटायन ही एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कैटायन दो तरीके से एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है बेटे, जैसे माना मेरे पास 100 रुपए, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। अब मेरे पास तुमसे ज्यादा दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मुझे पैसे मिल जाए या तुम खर्च कर लो। अगर तुमने खर्च कर लिए तब भी मेरे बढ़ जाते हैं, और यदि मुझे कहीं से और मिल जाते हैं तब भी मेरे ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से काम करता है बेटे। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमारा एक ही तरीके का होता है, तो इसका एक ही सीन है, इसी को लेके हम बात करेंगे। ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी वाला पॉइंट नंबर 1, इसको लेके हम बेटा डिस्कस करेंगे और समझेंगे इसको जरा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो क्रिस्टल विच क्रिस्टल इम्पार्ट शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट मतलब जिन क्रिस्टल के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट आता है वो वाले इस डिफेक्ट को दिखा सकते हैं। ठीक है, विच क्रिस्टल इम्पार्ट शॉर्टकी डिफेक्ट कैन ऑल्सो शो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी उन क्रिस्टल के अंदर भी आ जाता है जो शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं। तो अब आपको शायद ये पता होगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट कौन कौन दिखाता है बेटे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, शॉर्टकी डिफेक्ट जनरली वो दिखाते हैं बेटे जिनमें कैटायन और एनायन का साइज नियरली सेम होता है, यानी जो फर्स्ट ए ग्रुप के हैलाइड होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के जो हैलाइड होते हैं बेटे वो दिखाते हैं मोस्टली, है ना, अलोंग विद एजीबीआर। तो कौन दिखाएगा? NaCl, कौन दिखाएगा? KCl, कौन दिखाएगा? RbCl, कौन दिखाएगा? CsCl, और कौन दिखाएगा बच्चा? AgBr। इनके अंदर ये हमारा जनरली आता है। कैसे आता है जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा जरा। मैंने माना कि मेरे पास बेटे NaCl का क्रिस्टल है। अब यदि मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन एक खास, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगे हुए होंगे। ठीक है, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। तो बेटा ये मेरा परफेक्ट क्रिस्टल है, अभी तो इसके अंदर कोई दोष नहीं है, ये तो बिल्कुल एकदम सही है। अब इस क्रिस्टल को हमने क्या किया, हमने इसे इसी के एक मेटल के वेपर की प्रेजेंस में हीट किया। कौन सा मेटल? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के वेपर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं हम इसे।
प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं बेटे? सोडियम मेटल के वेपर की प्रेजेंस में हीट किसे कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को, प्योर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ये है कि सम ऑफ द सोडियम एटम इन गैसियस फेज, सम ऑफ द एटम सोडियम एटम इन गैसियस फेज गैस एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। कुछ सोडियम मेटल के वेपर जो है, वेपर वाले एटम कुछ इसकी सरफेस पर आकर चिपक जाएंगे क्योंकि वेपर फेज है। तो बेटे क्या होगा, अंदर की तरफ जो है अभी क्रिस्टल बिल्कुल वैसे लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से सीन शुरू होगा और सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं उनकी बात को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो ये कहते हैं, आपको मैंने बताया है कि किसी भी तरह का क्रिस्टल होगा, पुरानी वीडियो में भी आप देखोगे, पुराने लेक्चर में भी हमने बात करी है कि किसी भी तरह का क्रिस्टल होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। बट इस समय पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है क्योंकि सम ऑफ द सोडियम एटम गेट्स ट्रैप्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अब क्या करेगा ये जो सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम क्या करता है बेटे, ये सोडियम एटम जो अंदर के क्लोरीन होते हैं, इंटरनल क्लोरीन है, वो इसकी तरफ को, सोडियम की तरफ को खिंच जाते हैं। यहां फिलहाल मैंने कुछ दिखाए है ना बेटे, यानी कुछ अंदर के नेगेटिव आयन, कुछ अंदर का नेगेटिव आयन जो ऊपर मेटल का वेपर आया है उसकी तरफ को खिंच जाते हैं। इसका मतलब ये क्लोरीन यहां से निकल जाएगा और इसकी जगह पे खाली जगह हो जाएगी। ये वाला क्लोरीन यहां से निकल गया, इसकी जगह खाली हो गई बेटे। ये क्लोरीन निकल गया ये, और ये क्लोरीन निकल गया ये। क्या सारे जाते? बिल्कुल भी नहीं, कुछ चले जाते। फिलहाल यहाँ पे केस मैंने सारों का बना दिया है, तो जरूरी नहीं है कि सारे जाएं, कितने भी जा सकते हैं, डिपेंड करेगा कितने सोडियम ऊपर आए हैं। अब ये जो Cl है बेटे, ये Cl Na के साथ तो डायरेक्ट जाके जुड़ नहीं सकता क्योंकि Na आयन नहीं है। तो ये क्या करता है, ये सोडियम खुद को आयोनाइज कर देता है। सोडियम, ये वाले जो सोडियम मेटल है ये खुद को कर देते हैं आयोनाइज एनर्जी लेने पर, Na पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो यानी ये वाले Na खुद को आयोनाइज करके किस में कन्वर्ट हो गए बेटे? Na पॉजिटिव आयन में। और जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने छोड़ा वो इलेक्ट्रॉन वहां चला जाता है जहां क्लोरीन होते हैं। विशेष रूप से समझने की बात यही है, सोडियम जब खुद को आयोनाइज करता है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन तो वहां चला जाता है अंदर क्रिस्टल की तरफ जहां से क्लोरीन निकल के इसके पास आया है। तो यहां के क्लोरीन आ जाएंगे इसके पास और इस तरीके से ये NaCl के साथ सरफेस पर बन जाती है। आई बात समझना बच्चों? यस सर। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? यस सर। अब क्या होगा बेटे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटे इस होल में, इस वॉइड में, इस खाली जगह में, ये इलेक्ट्रॉन करता है एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके, धूप में से एनर्जी लेके एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने पर ये कलर फॉर्म करता है। एक्साइटेड होने पर ये क्या बनाता है? कलर फॉर्म। और कलर को लैटिन भाषा में फार्बी कहते हैं। तो इसलिए बेटे से फार्बी सेंटर या एफ सेंटर कहते हैं। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, व्हाट इज एफ सेंटर, डिफाइन एफ सेंटर। तो आप बोलेंगे एफ सेंटर इज अ प्लेस वेयर द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल ड्यू टू विच अ कलर इज ऑब्टेन्ड इन अ पर्टिकुलर क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में कलर का डेवलप होना ही फॉर्बी सेंटर या एफ सेंटर कहलाता है। अब बात आती है कि मेटल एक्सिस कैसे हुआ बच्चा। अब देखो बेटे, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन कितने इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने बेटे? 1 2 3 4 5। तो ओनली 5 क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट, जबकि Na पॉजिटिव आयन कितने बेटे? 10। अब वो कैसे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं बेटे? वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, अब चाहे वो कहीं से भी मिले। तो इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और ये क्रिस्टल ऑल इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है बेटे? न्यूट्रल हो जाता है। ये क्रिस्टल क्या हो जाता है बेटे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो इसकी वजह से बेटे जो LiCl क्रिस्टल होता है उसके अंदर आता है पिंक कलर, NaCl क्रिस्टल के अंदर आता है बेटे येलो कलर, ठीक है, KCl के अंदर आता है वॉयलेट कलर। तो कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि किसके अंदर क्या कलर है, पर बाकी कम ही पूछा जाती है बात ये।
ज्यादातर आपसे यही पूछा जाता है कि एक्स सेंटर क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो बोर्ड एग्जाम में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम तो बोर्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ये बेटे एक्स सेंटर पूछा जाता है। तो एक्स सेंटर इज द सेंटर, द एरिया वेयर दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड दिस ड्यू टू दिस एक्साइटेशन इट इम्पार्ट्स कलर। क्योंकि बेटे आपने पढ़ा होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाता है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाता है तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाता है, और हाई एनर्जी में से एनर्जी बाहर निकाल के वापस आता है। बाहर निकली हुई एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करती है और ये कलर इंपार्ट करता है। इसकी वजह से इस क्रिस्टल के अंदर कलर आता है। तो क्या आप मेरी ये बात समझ पाए? अगर समझ पाए हो तो बेटे इसका स्क्रीनशॉट कर लो अपने लिए और मैं आपको आगे पढ़ाना शुरू करूं। और यदि नहीं आई ये बात तो मैं आपको दोबारा बताऊं यहाँ पे। आ गई बेटे बात? यस सर। Yes, sir. चलिए तो Yes, अब दूसरा वाला पढ़ लेते हैं बेटे। चलो दूसरा वाला पढ़ लेते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, है ना, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एक, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई थी ना बेटे, Cl नेगेटिव कहां चला गया था? ऊपर की तरफ। तो क्या कर गया वो? एनायनिक वैकेंसी क्रिएट कर गया बेटे, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कैटायन को जगह मिल गई उसके ऊपर ट्रैप्ड होने की। दूसरा बेटे प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ये बहुत आसान है, ये आप सभी को यूं ही समझ में आ जाएगा। इस तरह के डिफेक्ट को बेटे देख एक बात बताओ, जब इसे वो दिखाता है कौन बेटे? शॉर्ट के डिफेक्ट, तो फिर इस ये किस तरह के क्रिस्टल के अंदर इंपार्ट होगा? एक जनरल कॉमन सेंस क्या लगेगा हमारा? हाँ बेटे, ये वो दिखाएंगे जो हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट वाले क्रिस्टल के अंदर ये डिफेक्ट भी अराइज हो जाता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कैटायन कैसे होगा? बहुत आसान सा। मैंने माना कि मेरे पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जब मैं हीट करता हूं बेटे, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होता है हीटिंग का? ये ध्यान रखना, किसी भी तरह के साल्ट को या किसी भी तरह के ऑक्साइड को जब आप जनरली हीट करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हीटिंग से सबसे पहले उसके अंदर जो भी पॉसिबल गैस हो सकती है वो जनरली निकलती है। तो आपको पता है जिंक ऑक्साइड के अंदर अगर कोई पॉसिबल गैस है तो वो कौन सी है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन गैस यहां से बाहर निकल जाती है। इन ऑर्डर टू बैलेंस मैं इसे 1/2 लिख देता हूं। प्लस ये जो जिंक आयन है ये ऐसे ही रह जाते हैं, Zn2 पॉजिटिव आयन, और ये जो ऑक्साइड है इसके बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, इस बात को आपको यहां के बजाय यहां ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने माना ये जिंक आयन है, ये ऑक्साइड आयन, ये जिंक आयन है बेटा, ये ऑक्साइड आयन, फिर ठीक इसके नीचे क्या होंगे? ऑक्साइड आयन, फिर जिंक आयन, फिर ऑक्साइड आयन, फिर जिंक आयन। एक और लेयर में बना के दिखाता हूं, जिंक आयन, ऑक्साइड आयन, जिंक आयन और ऑक्साइड आयन। ठीक है, मैंने माना ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, और इसमें ये जिंक और ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया बेटे? आपने इस क्रिस्टल को कर दिया हीट। ठीक है, हीट करने पर मैंने माना कि ये वाला जो ऑक्सीजन था, ये जो माफ करना ऑक्साइड था, ये ऑक्साइड यहां से ऑक्सीजन बन के निकल गया और अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ जाएगा वो। तो बेटे यहां की एक ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ऐसे ही ऐसे ही जहां जहां से भी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी वहां वहां पर जगह खाली हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा बेटे? देखो, नंबर ऑफ जिंक आयन विल इंक्रीज, जबकि जिंक आयन को ना बढ़े हैं ना घटे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गए हैं, इसलिए एक्स्ट्रा कैटायन आ गया है। माफ करना, इसलिए बेटे क्या आ गए हैं? एक्स्ट्रा कैटायन। तो होता क्या है, कुछ जगह से ऑक्सीजन जो ऑक्साइड आयन है वो ऑक्सीजन बन के निकल गया, बाकी जिंक आयन ऐसे ही रह गए, और ये जो ऑक्सीजन के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है, जो ऑक्साइड के 2 इलेक्ट्रॉन है, वो उस जगह में आ जाते हैं जो ये जगह खाली होती है। इस जगह में वापस ये डीलोकलाइज करेंगे, एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेड होने पर ये भी कलर इंपार्ट करते हैं। इसकी वजह से ही जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में हीट करने पर कैसा कलर आ जाता है बेटे? येलो कलर आ जाता है। हमसे कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक के अंदर हीट करने पर येलो कलर क्यों डेवलप होता है? तो हम बोलेंगे क्योंकि हीट करने पर सम ऑफ द ऑक्साइड आयन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एंड देयर वैकेंट स्पेस, एट देयर वैकेंट स्पेस द इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्साइड गेट्स डीलोकलाइज्ड एंड व्हिच इंपार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर टू जिंक। क्यों कलर? क्यों बेटा? वापस वही, जब लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये क्रिस्टल हीट ले रहा है बेटा, हीट लेने पर इलेक्ट्रॉन इसका लो एनर्जी का हाई एनर्जी में एक्साइटेड हो जाएगा,
और हाई एनर्जी में ये कलर बाहर निकालेगा जो विजिबल रीजन में आएगा और कलर इंपार्ट करेगा। इसे हम कहेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है बेटे, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। कंप्लीट हो गया टॉपिक ये वाला। क्या किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे बताए। सर आगे बच्चों बात समझ में आ गई? दोनों बातें आ क्लियर गया। है? तीसरे Yes, sir. चलो बेटे अब आते हैं। चलिए बेटे, वेरी गुड बेटे। एक बार आप लोग इसे पढ़ के देखना ना, वीडियो को एक बार और देख लेना तो आपको और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, अगर जरूरत पड़ती है तो। और नहीं पड़ती है तो सबसे बेटर है वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक से या नोट्स जो मैंने आपको भेजे हुए उनसे जरूर पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, बेटर यह है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे कोई तुम्हें कितना ही अच्छा पढ़ा ले बेकार पढ़ा ले, जब तक कुछ होना नहीं। अच्छा बेकार आप डिसाइड करोगे बस सारी चीजों को, आपकी मेहनत। ओके बेटे, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट पूरे हुए बेटे हमारे दोनों तरह के। अगला हम आते हैं मेटल की डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किसके द्वारा अराइज होता है बेटे? ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एक्चुअली अराइज होता है इन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के जो हमारे ऑक्साइड होते हैं बेटे जनरली, या हाइड्राइड होते हैं, उनके अंदर तो बेसिकली ये पाया ही जाता है। अब इन्हें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्यों कहते हैं, जरा इस बात पे समझ लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, हम वो क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को भी समझेंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए दिया हुआ है। हमसे कह रहा है इन निकल ऑक्साइड Ni is exists as 0.980, यानी निकल ऑक्साइड में जिसका जनरल फॉर्मूला है Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसमें निकल की जो वैल्यू है वो 0.98 है पर एक ऑक्सीजन एटम। अब देखो बेटे, कायदे में क्या होना चाहिए था इसका फॉर्मूला? कायदे में फॉर्मूला होना चाहिए था NiO, क्योंकि Ni पे है +2 चार्ज और इस पे -2 चार्ज, तो दोनों का चार्ज बराबर है। 9th क्लास में टीचर ने कैसे सिखाया था कि भैया जो चार्ज इनका होता है वो नीचे रख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, फॉर्मूला बन जाएगा Ni2O2, दोनों सेम है, कट जाएगा, NiO बन जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ सम ऑफ द Ni+2 आयन अपनी मीन पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं समहाउ, किसी इंप्योरिटी की वजह से। मना क्रिस्टल को बनते समय गर्म करने पर, या उस समय पर टेम्परेचर में चेंज आने पर, या प्रेशर में चेंज आने पर, या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से, किसी वजह से क्या हुआ, कुछ निकल ऑक्साइड खुद को ऑक्सीडाइज कर जाता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रखनी है, तो क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इसे नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह के में होता क्या है बेटा, जरा समझिए, बहुत अच्छा है ये। मैंने माना कि हमारे पास है Ni+2O2 माइनस, Ni+2O2 फिर O2 माइनस, Ni+2O2 माइनस, Ni+2O2 माइनस, Ni+2O2 माइनस, ऐसा होता जनरली। अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल होता तो, अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल होता तो ये आपको ऐसे दिखाई देता, लेकिन ये परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि Ni का जो रेशियो है वो कंप्लीट नहीं है, वो रेशियो कुछ कम है। तो उस रेशियो के लिए होता क्या है बेटे, समझने वाली बात है। सम ऑफ द Ni+2 आयन गेट ऑक्सीडाइज इनटू Ni+3, यानी कुछ Ni+2 Ni+3 में खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, यानी एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला Ni+3 अब इसके अंदर प्रेजेंट है। जब एक हायर वाला प्रेजेंट होगा और ये साल्ट जो भी है, ये ऑक्साइड, माफ करना, ये ऑक्साइड खुद को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखेगा। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा बेटे, जब ये 3 होगा ये 2 होगा तभी तो बैलेंस होगा। मतलब दो अगर Ni+3 इसके अंदर ट्रैप्ड हो जाएंगे, अगर दो Ni+3 की जगह पर ट्रैप्ड हो जाएंगे तो ये 6 Ni के बराबर की, 6 Ni+2 के बराबर की, माफ करना 3 Ni+2 के बराबर की जगह घेर देंगे, बराबर कर देंगे। अभी आपको ये बात शायद ज्यादा समझ में ना आई हो, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ Ni+2 Ni+3 में ऑक्सीडाइज हो गई, इसका मतलब अगर दो भी हो गए होंगे तो इन दोनों पे कुल चार्ज कितना आया, बोलो, +6, और ये कितने की जगह पर आ जाएंगे बेटे, +2 +2 +2, यानी कि ये दो मिलके 3 की जगह पर आएंगे।
तो ये जो 2 है ये किसी 3 की जगह पे आएंगे बेटे, है ना। तो बेटे जब 3 की जगह पे आएंगे तो 2 तो इसकी जगह हो जाएंगी कैंसिल और 1 बचेगी वैकेंसी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। है बेटे? सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता दूं ना एक बार, कंफ्यूजन आ गई, बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा हूं बेटे कि कुछ Na+2 ऑक्सीडाइज हो गए Na+3 में, ठीक है। हाँ बेटा, तो ये बात समझ में आई आपको कि भाई यदि 2 Na+3 होंगे तो वो कुल कितना चार्ज क्रिएट करेंगे? 3 Na+2 के बराबर। अब 3 Na+2 के बराबर का चार्ज तो आ गया, लेकिन Na+3 आएगा तो 2 ही जगह पे, एक यहाँ पे आ गया बेटे और एक यहाँ पे आ गया, 2 जगह पे Na+3 आ गया। इसके बदले में एक Na+2 को, इस वाले Na+2 को इस क्रिस्टल से बाहर जाना पड़ेगा। यानी कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दिस Na+2 विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल। अब क्योंकि ये क्रिस्टल से निकल जाएगा तो उस पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। मतलब अगर हमारे पास 2 Na+3, काम की बात सुन लो, 2 Na+3 आते हैं तो वो एक Na+2 के लिए वैकेंसी क्रिएट करेंगे, यानी वॉइड क्रिएट करेंगे। ठीक है बेटे। अब ये जो वॉइड क्रिएट हुए हैं किसके हुए हैं? Na+2 के। Na+2 का मेटल, इसलिए क्या आ जाएगा बेटे? मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ जाएगा। क्लियर बात? अब ये तो था फॉर्मूला न्यूमेरिकल वाला। अब मैं आपको और आसान एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ये बात बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। मैं NaCl का क्वेश्चन एक बात बता रहा हूँ आपको। मैंने माना कि मेरे पास एक बच्चा NaCl का क्रिस्टल है, देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और Na का नंबर लिंक है D2 को रेप्रो के एलिमेंट। Fe का ले लेते हैं, Fe 0.95O। तो बेटे इसमें आप देख रहे हो बेटे कुछ Fe आयन है +2 में, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0.95, और ऑक्सीजन की कितनी है बेटे? 1। अब ये जो कम है इसकी पूर्ति किससे हुई होगी? Fe+3 से। तो बेटे वापस बात वही आती है कि यदि Fe+2 के हमारे कितने होंगे? 3, तो वो 2 के बराबर होगा चार्ज इनका। ठीक है, यानी जब 3 Fe+2 रिमूव होंगे, ये तो हो रहे रिमूव, तब 2 + 3 ऐड होंगे, यानी 3 जगह खाली हो रही है, 2 भरी जा रही है, तो कितनी बच रही है बेटे? 1 वॉइड बच रहा है। आई बात समझ में? अब नहीं आई? बच्चों बोलो। यस यस सर। आप समझ में आया ना भाई? देखो भाई, यदि 3 Fe+2 निकलेंगे और उनकी जगह पर 2 Fe+2 आएंगे तो 2 जगह पर तो आ जाएंगे, 1 वॉइड क्रिएट हो जाएगा। ऐसे वॉइड क्रिएट होते हैं। अब क्योंकि 1 Fe+2 कम हो गया, मेटल कम हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करते हैं बेटे, वो वाला। वो क्वेश्चन हमसे कहता है निकल ऑक्साइड, आपके एनसीईआरटी बुक में देख लो कौन सा बुक वो है, क्वेश्चन नंबर है, मुझे नहीं पता अभी। 1.1 हम कहते हैं निकल ऑक्साइड एग्जिस्ट है 1.16। ठीक है, निकल ऑक्साइड एग्जिस्ट है 0.98O। ठीक है, तो हमसे कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट एग्जिस्ट एज Na+2 एंड Na+3। हम कह रहा था किस फ्रैक्शन में ये इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो बेटे इसे बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे हैं जैसे आप एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ? ये कोएफिशिएंट सामने H S 4O = जो भी है। अब इस पे हम चार्ज लिख देते हैं बेटा। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? +1। सल्फर पे कितना होता है? X। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2 = 0। ऐसे करते हो ना, +2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0 एंड x = +6। हम बिल्कुल ऐसे करते हैं, ठीक ऐसे ही से करेंगे, बिल्कुल ठीक ऐसे। मैंने माना कि जो Na+3 है इस पे x है चार्ज, मतलब इनकी संख्या x है। आपके दिमाग में आएगी आपने इसे क्यों ना माना, आपने इसे क्यों माना, तो आप इसे भी मान सकते हो, बट क्योंकि ये यहाँ पर दे रहा है 0.98,
तो बेटर है कि हम बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को मान ले ताकि आंसर आसानी से। तो बेटे अगर ये x है तो ये कितना बचेगा 0.98 माइनस x। ठीक है, अब इनके देखो बेटे, ये तो हमें पता लग गया इनकी क्वांटिटी कितनी है, जैसे ये 2 है ये 4 है, अब इन पर चार्ज की मल्टीप्लाई कर दो 0 बन जाएगा। मतलब अगर मैं निकिल की बताऊं तो Ni+2 प्लस Ni+3 प्लस ऑक्साइड पे चार्ज बराबर 0 जैसे ये है देखो टोटल प्लस और टोटल माइनस बराबर कितना होगा 0, जितना भी प्लस होगा उतना माइनस बराबर 0, बिल्कुल ऐसे ही। अब Ni+2 पे चार्ज कितना है +2, वैल्यू कितनी है इसकी 0.98 माइनस x। Ni+3 पे चार्ज कितना है बेटे +3, चार्ज कितना है बेटे इस पे x, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है -2, दैट इज इक्वल टू 0। बस अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी और फिर आपको x बराबर तो मिलेगा आपको Ni+2, नहीं माफ करना Ni+3 आपने माना x, तो ये आ जाएगा और Ni+2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.98 माइनस x। इसके बाद फ्रैक्शन निकाल दो, परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, परसेंटेज तो निकाल ही दोगे ना बेटे, कुल गुना ये 100 अपॉन ये संख्या होगी 98, ऐसे ये हो जाएगा 0.98 इंटू 100 और सॉरी 0.98 इंटू एक्स बराबर जो भी होगा, या 100 में से माइनस कर दो, सबसे बढ़िया तो यही है, टोटल 100 के बराबर होता है। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। सर आ गई। आ गई सर। सबको आ गई? पक्का आ गई? ठीक है बेटे, तो मैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको बोर्ड पे, मैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं बोर्ड पे, आप मुझे बताना कि कैसे कैसे करेंगे। कोई एक बच्चा बोलना शुरू कर देगा जिसको कम समझ में आया हो। मैंने माना आयरन का ऑक्साइड है इस बार, और आयरन का ऑक्साइड जो एग्जिस्ट करता है वो करता है बेटे Fe 0.95 O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमसे कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस एग्जिस्ट एज Fe+2 एंड Fe+3। ठीक है बेटे, तो जो बड़ा वाला होता है मैंने कहा था उसे x मान लेंगे, लेट दी Fe+3 इज इक्वल टू x, देन Fe+2 वुड बी 0.95 माइनस x। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन Fe+2, कितना चार्ज है बेटे Fe+2 पे, +2 तो चार्ज है, कुल संख्या इसकी कितनी है 0.95 माइनस x, ऐसे टोटल चार्जेस थ्रू Fe+3 +3 इंटू x। टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, कितना चार्ज होगा ऑक्सीजन पे -2। मुझे पता है टोटल टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव किसके बराबर होगा, किसी भी फॉर्मूले के लिए 0 के बराबर होगा बेटे, तो यानी +2 0.95 माइनस x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू सॉल्व कर दो, फिर आगे फर्दर सॉल्व कर दोगे आप। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर। यस सर। चलो तो बेटे यस सर। ठीक है, आ गई। इसका एक और तरीका है बेटे करने का, वो मैं आपको कल बताऊंगा, और आसान है, इससे भी छोटा है वो इससे भी छोटा स्टेप में है, एक और तरीका है इसके करने का, तो कल की वीडियो में हम बात करेंगे, कल के डाउट में। अच्छा, ये तो हो गया हमारे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हमारा तीसरे तरह का डिफेक्ट आता है बेटे, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और डिफेक्ट यहां पे खत्म हो जाते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट को पढ़ने के बाद। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये डिफेक्ट मेरे ख्याल में सबसे आसान है समझने के लिए, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट है तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि क्रिस्टल के अंदर कुछ इस तरीके के अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे फॉर्जन पार्टिकल आ जाते हैं जो उस क्रिस्टल के अंदर नहीं होने चाहिए थे। जैसे एक अन्य Cl क्रिस्टल के अंदर केवल Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन के अलावा जो कुछ अदर आता है वो इसमें इम्प्योरिटी क्रिएट करेगा। अगर वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का आता है तो वो इम्प्योरिटी प्लस एज वेल एज होल क्रिएट कर देगा। इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटे, इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जरा समझते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है इससे बेस्ड। मुझसे कह रहा है कि भाई मेरे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है। ठीक है, अब हुआ क्या, जब इस सोडियम क्लोराइड को हम बना रहे थे गलती से, किसी वजह से इसके अंदर 1 मोल, या 1 मोल छोड़ो, 1 मोल तो मैं बोर्ड पर नहीं दिखा पाऊंगा, एक Sr2 पॉजिटिव आयन स्टोरेंशियम SrCl2 यू कैन से, SrCl2 की कुछ मात्रा इसके अंदर आ गई। अब क्योंकि ये तो क्लोरीन है तो नेगेटिव चार्ज तो सेम रहेगा, नेगेटिव पर फर्क नहीं पड़ा। अब Sr अगर मैं यहाँ पे चार्ज निकालूं तो Sr पे चार्ज +2 है, यानी जब एक Na पॉजिटिव को हटा के एक Sr+2 आया तो ये अपने साथ 2 प्लस चार्ज लेकर आया। इस समय पे ये क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है। अब मैंने बताया था डिफेक्ट कैसा ही भी हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी। इसका मतलब ये जो Sr+2 है, एक तो उस जगह पे आ जाएगा और एक Na की वैकेंसी क्रिएट कर देगा, यानी कि एक Sr2 पॉजिटिव एक वॉइड क्रिएट करता है। ठीक है बेटे, ये ध्यान रखना। तो अगर इसके अंदर 10 Sr2 पॉजिटिव आ जाएंगे तो कुल कितने वॉइड क्रिएट करेंगे बेटे? 10 वोल्ट। बोलो 10 वॉइड क्रिएट करेंगे। 10 वोल्ट। ठीक है, अब है ना, और Sr+2 क्या है? Sr+2 वो पार्टिकल है जो NaCl के अंदर नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि ये NaCl का क्रिस्टल है, इसमें Sr का क्या काम? ओके बच्चों, तो अगर मैंने माना कि Sr+2 की जगह पे इसमें कोई और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, जैसे एक एल्यूमिनियम आयन, अगर मैंने माना Sr+2 नहीं आता, सब जगह पर वो नॉर्मल Na पॉजिटिव लगे हुए जहां जिसको होना चाहिए था। अब इसके अंदर क्या होता है, एक एल्यूमिनियम आयन ट्रैप्ड कर जाता है। अब एक एल्यूमिनियम आयन पर कुल कितना चार्ज है बेटे? 3 सोडियम आयन के बराबर का चार्ज है, यानी ये अकेला 3 को संभाल सकता है। तो बेटे अब क्या होगा, एक जगह पर तो ये खुद आएगा भाई, यहां पर तो ये खुद आ गया, ठीक है, तो एक की वैकेंसी यहां से पूरी हुई, तो पर कितनी वैकेंसी क्रिएट होंगी बेटे? 2। मतलब यहां से इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होगा बेटे? 2 सोडियम आयन की जगह खाली रह जाएगी, 2 सोडियम आयन की जगह खाली रह जाएगी, यानी कि एक Al+3 इसके अंदर 2 वॉइड क्रिएट कर देगा। ठीक है बेटे, कैटायन वैकेंसी क्रिएट कर देगा, इसे हम क्या कहते हैं? कैटायन वैकेंसी। एनसीईआरटी बुक पे क्वेश्चन पे आ रही है बेटे, पेज पलट लो पीछे, एनसीईआरटी बुक में लास्ट की तरफ क्वेश्चन दे रखा है, इफ 10⁻³ मोल परसेंटेज of SrCl2 is doped with NaCl, मतलब अगर हमने 10⁻³ मोल परसेंटेज SrCl2 को डॉप कर दिया है NaCl के साथ, हमसे कह रहा है कैलकुलेट, है ना, कैटायन वैकेंसीज, कि कैटायन वैकेंसीज कितनी आएंगी, ये हमसे माना क्या दिया है। तो एक काम करते थे, सबसे पहले इस मोल परसेंटेज वाले कहानी को परसेंटेज को बदल देते हैं। 10⁻³ बराबर 10⁻³ मोल रह गया, ये परसेंटेज की कहानी हो गई खत्म, माफ करना, 10⁻⁵ मोल। अभी इससे जस्ट पहले मैं आपको बता रहा था कि यदि एक Sr+2 आता है तो वो एक वॉइड यानी एक वैकेंसी क्रिएट करता है। तो यदि 10⁻⁵ मोल ऑफ SrCl2 है तो कितनी वैकेंसी क्रिएट करेंगे बेटे? 10⁻⁵ मोल। बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। मुझे पता अगर 1 मोल होगा तो टोटल वैकेंसी होंगी अवेगाद्रो के नंबर के बराबर, और 10⁻⁵ मोल होगा तो अवेगाद्रो नंबर इंटू 10⁻⁵, इतनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। आई बात समझ में बच्चों? नहीं? यस सर। यस सर। बोलो सभी। Yes, sir. एनसीईआरटी बुक का ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है बेटे, और ये है 1.25, ठीक है, 1.25। हमसे कहता है 10⁻⁻³ NaCl डॉट विद 10⁻⁻³ मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2, ठीक है, इतनी परसेंटेज है। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, कैटायन वैकेंसी कितनी क्रिएट होंगी? 10⁻⁻⁴ माइनस के इतने -5 मोल। ठीक है बच्चा, तो डिफेक्ट वाली जो कहानी है बेटे वो खत्म हो गई है। डिफेक्ट आपको मैंने सब तरह के पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एक मैं फटाफट से चार्ट इसका प्रिपेयर कर देता हूं,
ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन के लिए आपको चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको सबको समझ में आ जाए कि किसके अंदर क्या होता है और कैसे करके वैकेंसी से काम होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे कंडक्टेंस इन मेटेलिक कंडक्टेंस इस चैप्टर में। अब इसके बाद जो टॉपिक है मेटेलिक कंडक्टेंस, फिर इसके बाद कंडक्टर में सेमीकंडक्टर, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उसके बाद फिर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि लगभग 2 से 2.5 लेक्चर का काम अभी बचा हुआ है। चलिए, डिफेक्ट अगर आपको याद आते हैं तो आप लोग भी बोल के चलेंगे मेरे साथ। 3 तरह के डिफेक्ट। पहला स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह के, एक वो जो आयोनिक सॉलिड के अंदर आते हैं और एक वो जो नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर आते हैं। आयोनिक सॉलिड के अंदर आने वाले 2 डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट डिफेक्ट। नॉन आयनिक के अंदर आने वाले वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ठीक, अब आ जाइए कौन से वाले बेटे हमारे नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो आज के लेक्चर में ही 3 तरह के, 2 तरह के माफ करना, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सिस 2 तरीके से हो सकता है, या तो एक्स्ट्रा कटायन या एनायनिक वैकेंसी। ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन या एनायोनिक वैकेंसी। मेटल डेफिशिएंट एक तरीके का होता है बेटे, केवल एक ही तरीके से आ सकती है। इसके बाद तीसरे होते हैं हमारे इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट अब मैं एक एक करके फटाफट से बताता हूं। स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो कंपाउंड का फॉर्मूला है, जो केमिकल फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसमें कंपाउंड का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। निकल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था बेटे, NiO, बन क्या जाता है Ni 0.980 डिफेक्ट आने के बाद। FeO होता है फॉर्मूला, डिफेक्ट आने के बाद क्या बन जाता है Fe 0.950। ठीक है, ये इसलिए होता है बेटे इंप्योरिटी डिफेक्ट। स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट में फॉर्मूले में चेंज नहीं होता। सबसे पहले नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है बेटे, जब कोई परफेक्ट अरेंजमेंट में कोई एक लैटिस पे अपनी मेन पोजीशन पे डिसलोकेट हो जाए, वहां पे कोई एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंस ना हो, तो वैकेंसी डिफेक्ट होता है। और वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट ऐसे नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर होता है जब कोई एटम या मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा इंटरस्टेशियल साइट में ट्रैप कर जाता है। जब कोई एक्स्ट्रा इंटरस्टेशियल साइट में ट्रैप कर जाता है तो इसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है वो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट होता है। और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में जो इंटरस्टेशियल साइट में आने वाला एक पार्टिकल है, छोटा कोई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसा कोई छोटा एटम होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो क्रिस्टल की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं और क्रिस्टल पहले से कम रिएक्टिव हो जाता है। अगर ज्यादा रिएक्टिव होता है तो कम रिएक्टिव हो जाता है, पहले ज्यादा हार्ड भी हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। अगर पर इनके अंदर होती नहीं है तो इनकी बात नहीं कर रहे। अगला आता है बेटे हमारा आयनिक सॉलिड के अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड के अंदर 2 तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं, एक फ्रेंकल डिफेक्ट और एक शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट को याद रखने की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, फ्रेंड के पास, यानी जब कोई एक कटायन या कोई एनायन अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर, मैंने माना क्रिस्टल एक कटायन एनायन से मिलकर बनने वाला कोई एक आयोनिक सॉलिड है, किसी भी तरह का आयोनिक सॉलिड ये हो सकता है। इस तरह के आयनिक सॉलिड के अंदर क्या होता है बेटे, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है और कटायन का साइज छोटा होता है, तो जो छोटे साइज का कटायन होता है वो अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर खिसक के नीचे की तरफ को किसी एनायन के पास आ जाता है। क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ कटायन एनायन तो सेम रहते हैं, बट अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के खिसक के नीचे आ जाता है, इसलिए फ्रेंड के पास आ जाता है, तो हम कहते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट। तो इसके लिए क्या जरूरी है, कटायन का साइज जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है एज द साइज ऑफ एनायन। ठीक है, और ये सिल्वर के साल्ट के अंदर बेसिक पाया जाता है, AgI, AgBr, AgCl और हमारा होता है ZnO, माफ करना ZnS के अंदर ये पाया जाता है।
फ्रेंकल डिफेक्ट आने से क्रिस्टल की जो डेंसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंपैरेटिवली बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि होल क्रिएट हो गए हैं। जब होल क्रिएट होते हैं तो डीलोकलाइज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, ना के बराबर इंक्रीज होती है। ठीक है, अब शॉर्ट के डिफेक्ट आ जाते हैं बेटे। शॉर्ट के डिफेक्ट को आप याद रखेंगे, शॉर्ट रह जाने वाले डिफेक्ट, यानी इस डिफेक्ट में क्या होते हैं, कुछ कैटायन या एनायन अपनी मेन पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं और वो उस क्रिस्टल के अंदर उस समय पे होते ही नहीं है, जिसकी वजह से क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि एक कैटायन के साथ एक एनायन भी लूज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। और ये जनरली फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के द्वारा NaCl, KCl, RbCl, CaCl और AgBr के द्वारा दिखाए जाते हैं। AgBr कॉमन है, जो फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट के डिफेक्ट दोनों दिखाता है। अगले आते हैं बेटे हमारे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट दो तरीके से आते हैं बेटे। एक आते हैं हमारे जब एक्स्ट्रा कैटायन मेटल की सरफेस पे आकर चिपक जाता है, उसमें क्या होता है बेटे, जिसमें एफ सेंटर वाली कहानी थी, इसके अंदर एफ सेंटर डेवलप हो जाते हैं और एफ सेंटर की वजह से इसके अंदर कलर आ जाता है। एनायनिक वैकेंसी में क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं तो कुछ ऑक्सीजन वहां से और कुछ माफ करना ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ जिंक आयन इंक्रीज हो जाते हैं, तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाती हैं। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है बेटे, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के हमारे ऑक्साइड या हाइड्राइड होते हैं, ये वो इनको ये दिखाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है बेटे, जो जनरली क्या होता है, कुछ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में खुद को ऑक्सीडाइज करके बैलेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें कुछ वॉइड वगैरह भी क्रिएट होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इंप्योरिटी डिफेक्ट बेटे क्या होता है, जब किसी प्योर क्रिस्टल में, किसी भी तरह के प्योर क्रिस्टल में अगर कोई अनवांटेड पार्टिकल, अनरिक्वायर्ड पार्टिकल ट्रैप कर जाता है, जिसकी वजह से अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आ रहा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को हटा के वो थोड़ी वैकेंसीज भी क्रिएट कर देता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है बेटे, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।